पेट्रोल, डीजल और सीएनजी तीनों महंगे हो गए। पेट्रोल 3 रुपए लीटर महंगा हुआ है। उसके साथ ही डीजल भी आज 3 रुपए लीटर महंगा हो गया और सीएनजी 2 रुपए किलो महंगी हो गई है। तो यह है ट्रिपल अटैक जिस खबर के साथ आज देशवासियों की सुबह हुई है और इसे लेकर आज किस तरह से हड़कंप मचा, आपको बताती हूं कि आपके शहर में पेट्रोल की कीमतें कितनी हो गई हैं वो जरा देख लीजिए और ये भी देख लीजिए क्योंकि बाकी के शहरों में पेट्रोल की कीमत क्या है, जरा जल्दी से दिखा दीजिए। ये देखिए, नई दिल्ली में 97 रुपए 77 पैसे, ये है पेट्रोल की कीमत। अब दूसरा शहर है कोलकाता, 108 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत। मुंबई में 106 रुपए 68 पैसे, चेन्नई में 103 रुपए 67 पैसे, गुड़गांव में 98 रुपए 47 पैसे, नोएडा में 97 रुपए 78 पैसे, बेंगलुरु में 106 रुपए 21 पैसे, बेंगलुरु वालों को कुछ ज्यादा ही पैसे देने पड़ेंगे। चंडीगढ़ में 97 रुपए, हैदराबाद में 110 रुपए 89 पैसे और जयपुर में 107 रुपए 97 पैसे, लखनऊ में 97 रुपए, पटना में 108 रुपए 55 पैसे, भोपाल में 109 रुपए 82 पैसे, जम्मू में 108 रुपए 69 पैसे, गुवाहाटी में 101 रुपए के करीब पेट्रोल प्रति लीटर है। तो ये अलग अलग शहरों के पेट्रोल के दाम जो आपको बताए हैं, आपने अपने शहर के भी देख लिए, बाकी शहरों में भी पेट्रोल डीजल के दाम क्या है वो भी देख लिए। अब इस महंगे तेल का साइड इफेक्ट क्या होगा वो भी जरा समझिए। कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी, खाने पीने का सामान महंगा होगा, रसोई घर का खर्च बढ़ सकता है, कार बाइक से आना जाना तो महंगा होगा ही क्योंकि ईंधन महंगा हो गया, ऑटो टैक्सी कैब सब महंगी हो सकती है, बस वाला किराया भी बढ़ेगा। अब सामान की जो ढुलाई है उसकी कीमत भी बढ़ने वाली है, सीमेंट का किराया, सरिया महंगा हो जाएगा, इन सब से कंस्ट्रक्शन महंगा होता है और ऑनलाइन डिलीवरी जो आप घर मंगाते हैं सामान घर बैठे हुए आराम से, अब वो भी महंगी हो जाएगी क्योंकि वो लाते तो बाइक पर है, उसके लिए भी पेट्रोल ईंधन लगता है। तो आप सोचिए कैसे इस 3 रुपए की महंगाई ने कैसे आपके घर का बजट और ज्यादा बढ़ा दिया है। लोग क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। हर इंसान का बजट खराब हो जाएगा। हर बंदे ने सोचा होता है कि मेरा इस महीने मैंने इतने का तेल डालना है, इससे मैंने घर भी चलाना है उस सैलरी से। अब जब ये बढ़ेगा तो सारा बजट जो घर का है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो हमारा बजट था उसमें इजाफा होगा, सैलरी में तो कोई इजाफा नहीं हो रहा है, लेकिन महंगाई है जो हमें मारे डाल रही है। ऐसा कोई खास फर्क नहीं है। हाँ, ये है कि थोड़ा बजट हिलेगा, लेकिन अब इतना आप लोगों ने अवेयर कर दिया है हम लोगों को। परिस्थिति पे भी फर्क पड़ेगा। अब व्यक्ति की इनकम तो वही की वही रहेगी, लेकिन धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ों में खर्च जब घट जाएगा तो जेब तंगी तो बनी रहेगी ना। महंगाई है उस पर भी थोड़ा असर तो ज़रूर पड़ेगा, चूँकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो सब चीज़ों में ऐड होगा। सर अब बहुत बजट हिल रहा है सर, एक तो पहले सर इतनी महंगाई हो रखी है जी। हाँ, उसका बजट हमेशा ही हिलता रहा है। जब भी हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती रही हैं, महंगाई के अलावा सरकारों ने आज तक किया है। ये बहुत मुश्किल होने वाली है। एक आम आदमी को हर चीज़ महंगी होने वाली है, खाने पीने की चीज़ों से लेके ट्रैवलिंग से लेके लोकल आना जाना हर चीज़ महंगी होने वाली है। हर प्रोडक्ट, कपड़े से लेके हर चीज़ महंगी होने वाली है। आम आदमी को बहुत दिक्कत आने वाली है। आगे से जो इंटरनेशनल दबाव जिस तरह से बना हुआ है, पेट्रोल डीजल आगे से नहीं आ पा रहा है, उसकी आपूर्ति के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है। मिडिल क्लास के पॉकेट के ऊपर जो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अभी 104 रुपया हो गया और आगे आने वाले दिन में और भी बढ़ सकता है, उसमें तो फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। पेट्रोल में लाइन, गैस में लाइन, लोडबंदी, ये सब क्या चल रहा है इंडिया में। महंगाई तो बढ़ रही है, ये तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, बट उससे ज़्यादा परेशानी पेट्रोल के लिए लाइन में लगनी पड़ रही है। कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम भारत में स्थिर बने हुए थे, लेकिन अब सरकार ने दाम बढ़ा दिए। इसकी वजह क्या है वो भी जरा समझ लीजिए। अमेरिका ईरान के बीच जारी युद्ध की वजह से अब आग महंगाई में लग गई है। मिडिल ईस्ट में जंग से लोगों की जेब तंग होने लगी है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बाद बढ़े पेट्रोल डीजल के दामों ने घरों का बजट बिगाड़ दिया है। दामों के बढ़ने का गणित समझें तो इसके पीछे 4 कारण हैं। पहला, ईरान युद्ध की वजह से तेल की सप्लाई चेन पर संकट। दूसरा,
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के बढ़ते दाम, तीसरा भारतीय तेल कंपनियों को हो रहा नुकसान और चौथा वैश्विक अनिश्चितता, जिसकी वजह से डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट आ रही है, जिसकी वजह से कच्चे तेल का आयात और भी महंगा हो गया है क्योंकि तेल का भुगतान डॉलर में करना पड़ता है। युद्ध से बढ़ते तनाव के बीच पेट्रोल डीजल के दामों को स्थिर रखा गया था, जिसकी वजह से तेल कंपनियां रोज 1000 करोड़ का नुकसान उठा रही हैं। आंकड़े बताते हैं कि तेल कंपनियों को 1 लीटर पेट्रोल पर 26 रुपए और डीजल पर 82 रुपए का नुकसान हो रहा है। मतलब जो पेट्रोल लागत के बाद 125 रुपए प्रति लीटर होना चाहिए था, वो फिलहाल 97 रुपए में मिल रहा है और जिस डीजल की कीमत 170 रुपए के करीब होनी चाहिए थी, वो 90 रुपए में बिक रहा है। कंपनियों को होते घाटे की वजह से ही पेट्रोल डीजल पर से केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई थी, लेकिन जब कच्चे तेल की कीमतें ज्यादा बढ़ने लगी तो पीएम मोदी ने खुद सामने आकर अपील की थी। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है, वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। दरअसल भारत अपने कच्चे तेल की जरूरतों का 80 से 85% आयात करता है। कच्चे तेल की कीमत में हर $10 की बढ़ोतरी से भारत के आयात बिल में 13 से 14 अरब डॉलर की बढ़ोतरी होती है। ये सारा बिल डॉलर्स में चुकाना होता है, जिससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है। ऐसे हालात से निपटने के लिए फिलहाल बचत मंत्र ही एकमात्र रास्ता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब सरकार अपने स्तर पर हालात को संभालने की कोशिश कर रही है। इस बीच प्रधानमंत्री की अपील के बाद तस्वीरें क्या आई वो जरा देख लीजिए। सचिवालय पैदल पहुंच गए सम्राट चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री पैदल चल के गए, अपने आवास से निकले, बहुत दूरी नहीं है पर उन्होंने तय किया कि वो पैदल चलकर जाएंगे। तो देखिए सम्राट चौधरी पैदल निकले, उनका पूरा जो स्टाफ था उनके साथ चलता हुआ, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स उनके साथ चलते हुए सचिवालय तक पहुंचे। तो ये सम्राट चौधरी मोदी ने कहा था कि आपको बिना गाड़ी के भी चल सकते हैं। ये तस्वीरें सचिवालय पैदल चलते हुए बिहार के मुख्यमंत्री। अब कईयों ने अपना काफिला घटा लिया और सम्राट चौधरी का क्योंकि दफ्तर बगल में है, पास है, तो वो चलकर भी जा सकते हैं। उन्होंने ये पहल की। अब आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ। रामपुर से बीजेपी के विधायक हैं, इन्होंने सरकारी गाड़ियां ही छोड़ दी। इन्होंने कहा मैं ई रिक्शे में चलूंगा, तो ये ई रिक्शे से इनकी तस्वीर आई। अब देखिए ई रिक्शे पे बैठे हुए हैं और ई रिक्शे से उनके गार्ड साथ में चल रहे हैं, वो ई रिक्शे में जा रहे हैं। ई रिक्शा से सफर करते रहे, सभी कार्यक्रमों में इसी से वो शामिल हो रहे हैं। तो अब उन्होंने अपनी तरफ से एक कोशिश की है इस महंगाई के चलते और वैश्विक परिस्थिति में प्रधानमंत्री की अपील को सुनते हुए ई रिक्शे पर सवार हुए। सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं तो इसे लेकर विपक्ष आक्रामक है। विपक्ष ने तय कर लिया है कि इस मुद्दे पर अब जिस तरह से महंगाई की मार लोगों पर पड़ी है तो वो भी सरकार को बयानों से घेरेंगे। जरा सुनिए। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। इनके हाथ में नहीं रहा है, अब लकीर पीटते रहिए। इसका केवल एक ही इलाज है, इन सरकारों को हटाना। युद्ध के संकट पर देश में राजनीति विकट। मोदी का बचत मंत्र विपक्ष को है नापसंद। तेल की कीमतों में उछाल से सियासी उबार। मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, लेकिन इसके वैश्विक असर के बाद आग भारत की सियासत में लग गई है। पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो सरकार को घेरने के लिए विपक्ष सामने आ गया। राहुल गांधी ने बढ़ी कीमतों को मोदी की गलती बता दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि 3 रुपए का झटका लग चुका है, बाकी वसूली किश्तों में की जाएगी।
और इसी लाइन पर कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद का बयान भी सामने आया। देखिए, अभी धीरे धीरे झटके लगेंगे। ये 20 रुपए बढ़ेगा, 20 से भी ऊपर ना चला जाए, ये इनके हाथ में नहीं रहा है। अब लकीर पीटते रहिए, अब तो धीरे धीरे झटके दीजिए और देश को भुगतान के लिए तैयार हो जाना चाहिए। वैश्विक संकट है, लेकिन अगर सही रहते, सही निर्णय हो जाते तो हम इस संकट के अंदर ना फंसते। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर एक तीर से दो निशाने लगाए, एक तो तेल की कीमतों पर और दूसरे 2027 पर, क्योंकि पोस्टर पर लिखा था कि साइकिल से बेहतर कुछ नहीं। अखिलेश के सांसद भी सरकार को फेल बताने लगे। सरकार की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, विदेश नीति असफल है। ये डे बाय डे महंगाई बढ़ेगी, कमर तोड़ महंगाई है, जिसका केवल एक ही इलाज है, इन सरकारों को हटाना। तेल की बढ़ी कीमतों के बाद सियासी आग के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को जवाब दिया। लोगों से एक बार फिर पीएम मोदी के बचत मंत्र पर चलने की अपील की। हमें विपक्ष के नकारात्मक राजनीति और नकारात्मक नैरेटिव का शिकार नहीं होना है। अगर देश हित में कोई निर्णय लिया जाता है तो हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा होना होगा, देश के साथ खड़ा होना होगा। याद रखना, देश से बढ़कर के कोई नहीं, कोई देश से बढ़कर के नहीं हो सकता। जो देश हित में होगा और जो देश का नेतृत्व कहेगा, जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। यह एक संगनाद हर भारतीय के मुंह से निकलना चाहिए। अब एक तरफ तो जनता पर तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ है, दूसरी तरफ आने वाले दिनों में दाम और बढ़ने को लेकर बयानबाजी। दोनों ने ही लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और देश में एक तेल का संकट अगर खड़ा होता है, महंगाई बढ़ी है, तो इस संकट से उबारने के लिए क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे पर रवाना हुए हैं? आखिर हर देश से भारत के लिए क्या लेकर आ रहे हैं? इस वैश्विक परिस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आपको दिखा रही हूं। 5 देशों के दौरे पर निकले और आज उनका काफिला फिर एयरपोर्ट पर भी घटा हुआ नजर आया है। ये जरा देख लीजिए, क्योंकि जरूरी है उस काफिले को जिसे उन्होंने घटाया है। आज 2 ही गाड़ियां आज एयरपोर्ट पे भी नजर आई जब प्रधानमंत्री 5 देशों के दौरे के लिए निकले। अब ये 5 देश जहां प्रधानमंत्री गए हैं, वो 5 देश कौन से हैं, जरा ये भी समझ लीजिए। 5 देशों का दौरा है प्रधानमंत्री का, उसमें यूएई 15 मई यानी कि आज गए हैं, नेदरलैंड्स फिर 15 से 17 मई, अब नेदरलैंड्स के लिए रवाना हो चुके थे, और स्वीडन 17 से 18 मई, इसके बाद नॉर्वे 18 से 19 मई और इटली 19 से 20 मई। तो ये 5 देश हैं जिनके दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। अब इन 5 देशों को प्रधानमंत्री ने क्यों चुना है, इसे भी समझिए, क्योंकि इन 5 देशों से क्या वो भारत के लिए इस वैश्विक परिस्थिति में कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हैं। आपको ये समझाती हूं क्या। यूएई के अबू धाबी में ऊर्जा सहयोग पर बात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। भारत को तेल संकट से निकालने की कोशिश होगी। तेल आयात, आपको यह भी बताऊं कि इसी के साथ साथ तेल आयात के प्रमुख स्रोत के तौर पर महत्वपूर्ण होगा। भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इसी के साथ यूएई के बाद नेदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के दौरे के लिए पहुंचे। समुद्री मार्ग पर आधारित है, ये अर्थव्यवस्था पर फोकस रहेगा। पानी के जरिए जो वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हैं, उन पर जोर रहेगा। वैकल्पिक विदेशी निवेश को भारत लाना मकसद है। एक ऐसे समय में जब एक वैश्विक परिस्थिति तेल और ईंधन पर किस तरह टिकी हुई है, जो वैकल्पिक ऊर्जा है और जो पानी के जरिए ऊर्जा है, उसको बढ़ावा इन 3 देशों के दौरे पर दिया जाएगा। इसके बाद वो इटली पहुंचे। इटली में प्रधानमंत्री मोदी की पीएम मेलेनी से मुलाकात होगी। स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार और निवेश पर यहां विशेष जोर दिया गया है। अब जब वो इटली जाएंगे तो यहां डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में साझेदारी बढ़ाने को लेकर भी समझौते और करार हो सकते हैं।
और हाल ही में आपको बता दूं कि वैश्विक मंचों पर इटली ने भारत का समर्थन भी किया है और साथ भी दिया है। इसलिए इटली का ये दौरा ऐसे समय में बहुत महत्व रखता है। अब आपको ये बताऊं कि सबसे पहले गंतव्य के रूप में वो यूएई पहुंचे थे। तो यूएई में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो कैसे वहां पर F-16 की सलामी मिली, वो आपको दिखा देती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई जा रहे थे और जैसे ही वो यूएई पहुंचे वहां पर आसमान में F-16 उनको एस्कॉर्ट करते हुए साथ में चल रहा था। ये यूएई का F-16 था जो एस्कॉर्ट कर रहा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेख जायद को हर बार अपना भाई, माय ब्रदर के रूप में संबोधित करते हैं। तो ब्रदर के घर, भाई के घर पहुंचे तो वहां से क्या कुछ भारत के लिए लाए हैं बदलती हुई वैश्विक परिस्थिति में, और जब ऊर्जा संकट एक पूरी दुनिया देख रही है, वो आपको बताती हूं। यूएई के राष्ट्रपति के साथ विपक्षीय बैठक से पहले एक गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया, वो आपको दिखा रही हूं। अबू धाबी में उन्हें एक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यूएई के राष्ट्रपति के साथ एक द्विपक्षीय बैठक की। दोनों देशों के बीच 7 समझौतों पर एक सहमति हुई है। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से जुड़े हुए समझौते करार साइन हुए हैं। ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, तेल भंडार मजबूत होंगे और बिना रुकावट के कच्चे तेल की सप्लाई यूएई भारत को करेगा। ये अहम करार हुए हैं। एलपीजी सप्लाई को लेकर भी एक अहम समझौता हुआ है। लंबे समय तक ऊर्जा सुरक्षा मजबूत रहेगी। गुजरात में एक शिप रिपेयर क्लस्टर बनाने पर भी समझौता हुआ है और डॉलर पर निर्भरता कम करने की भी कोशिश रहेगी। अब आपको बताऊं कि 5 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश करेगा यूएई। तो यूएई बहुत महत्व रखता है। और यूएई के आपको बताऊं कि इस दौरे को लेकर जब मैंने कहा कि स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स, तो वो क्या होते हैं जरा वो भी समझ लीजिए, क्योंकि यूएई पहुंचकर भारत के लिए स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को बढ़ाने की बात प्रधानमंत्री ने कही। अब भूमिगत या जमीन के ऊपर बने ये तेल के भंडार हैं। बड़ी प्राकृतिक गुफाओं में बनाए जाते हैं। मजबूत चट्टानी गुफाओं में स्टोर किया जाता है तेल। 3 प्रमुख स्थानों पर यह भंडार मौजूदा समय में मौजूद है। ये विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पुडूर है। आपको बताऊं कि यहां पर ये स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स यानी कि तेल के भंडार इसलिए मेंटेन किए जाते हैं जिससे कि युद्ध के समय या फिर प्राकृतिक आपदा के समय कभी वैश्विक परिस्थितियां भारत की अगर अर्थव्यवस्था पर जोर डाले तो यही वो रिजर्व्स हैं जिनका इस्तेमाल ऐसे समय में किया जाता है। और इसीलिए जो यूएई के साथ करार हुआ है वो इन स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए किया गया है। तो एक तरफ स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर करार हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने बयान दिया कि हॉर्मुज को फ्री और सेफ बनाए रखना भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अब हॉर्मुज बंद होने के कारण पैदा हुए तेल संकट के बीच रूस से भी खुशखबरी आई है। रूस ने भारत को भरोसा देते हुए कहा है कि वो अपनी एनर्जी सप्लाई जारी रखेगा। रूस भारत के साथ ऊर्जा सहयोग को बढ़ा भी सकता है। अब यह बयान रूस के विदेश मंत्री लैवरोव ने दिया है। आपको बताऊं कि लैवरोव भारत ब्रिक्स समिट के लिए आए और लैवरोव ने कहा कि रूस सुनिश्चित करेगा कि भारत के ऊर्जा हित सुरक्षित रहें। लैवरोव ने बयान दिया कि मैं गारंटी दे सकता हूं
कि रूस की ऊर्जा सप्लाई से जुड़े भारत के हित प्रभावित नहीं होंगे। रूस हर संभव कोशिश करेगा कि कोई भी गलत कंपटीशन भारत और रूस के समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। तो एक ऐसे समय में जब एक वैश्विक ऊर्जा संकट पूरी दुनिया पर है, उस समय रूस भारत के लिए यह सीधा संदेश दे रहा है कि एक आवाज पर वो साथ खड़ा रहेगा।